भू आकृतिक प्रदेश। हालांकि अब जो जो पेज अपना बचा है ना दूसरे वाले टॉपिक में भारत सामान्य परिचय में जो पेज बचा है भाई मंगी भी छोड़ दिए हो ना, मतलब एक नए भाई में लिख लो हाँ, एक नए पेज थे ना और इतना गैप बनो रहने है ना, इतना गैप होना चाहिए कि अब मान लो वो पेपर हुआ और पेपर को पूछा गया उस टॉपिक में से तो भाई अपन नोट कर सके, किताब पढ़ रहे हैं किताब में कुछ ऐसा लग रहा है हमें यार ये ठीक है ना, ठीक है तो हम भाई नोट कर सके, इतना गैप तो रहना चाहिए कि ताकि टॉपिक में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। ऐसे नहीं एकदम खचाखच भरे और रख दें तो पूरे पेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें भारत भौगोलिक प्रदेश, एक फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे और शुरू करेंगे। भारत भारत भौगोलिक रूप से विविधता वाला देश है। भारत भौगोलिक रूप से विविधता वाला देश है। भारत भौगोलिक रूप से विविधता वाला देश है जिसे 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 निम्न 6 भौगोलिक प्रदेशों में जिसे निम्न 6 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 6 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। देखें 6 कौन कौन सी, अभी की बार इधर देखेंगे भाई। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय नंबर 1, और 1 नंबर का मतलब ये वाला जो एरिया है, एक तो ये वाला एरिया और नंबर 1 यानी ये वाला जो एरिया, ध्यान दिए नहीं, ये एरिया और एक ये वाला जो एरिया, ठीक है, ये 1 नंबर में है उत्तरी ये वाला एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय यानी कि ये वाला एरिया, उत्तरी यानी ये एरिया, ठीक है। यहां हिमालय नहीं है, दरअसल हिमालय तो है लेकिन नेपाल की टेरिटरी में चला गया, तो फिर वो अपन इंडिया में अपन बात नहीं कर सकते ना। अपन बात कर रहे हैं उत्तरी इस एरिया में और उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश वाले जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है वो में, ठीक। नंबर 2 उत्तरी भारत का विशाल मैदान, और नंबर 2 का मतलब ये वाला एरिया ना, ये 2 नंबर ये एरिया, और ये देखें ये एरिया और ये पूरा एरिया। अपन इस तरह क्यों देख रहे भाई, जो ये भी मार्क किया है यहाँ ये भी मार्क किया, क्योंकि इन सबके रीजन्स जैसे अभी अपन हिमालय पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय अलग से, हिमालय अलग से और उत्तर पूर्वी हिमालय अलग से। तो उत्तर पूर्वी हिमालय जब हम पढ़ेंगे तब उस एरिया को पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान का जब हम डिवाइडेशन करेंगे तब हम किस तरह डिवाइडेशन करेंगे, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का, वो गंगा यमुना का मैदान हो गया और ये वाला जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान आप कहेंगे भाई ब्रह्मपुत्र का मैदान हमारे यहाँ कैसे, तो वो इस एरिया में असम वाला जो एरिया है वो यहाँ है, तो उत्तर का विशाल मैदान यहाँ भी फैला हुआ है और 7 सिस्टर्स में भी फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में, ठीक है। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारतीय मरुस्थल, और भारतीय मरुस्थल यानी 3 एरिया, यानी कि ये वाला प्रदेश और ये अपना थार का मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान पंजाब और गुजरात, है ना, इस एरिया में ये नंबर 3 में मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। नंबर 4 प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार ध्यान दें ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार देखो राजस्थान तक एंट्री हो रही है ना, मालवा का पठार यहाँ अपन पढ़ेंगे, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये जो 4 एरिया है हाड़ौती वाले, ये इज द एक्सटेंशन ऑफ मालवन प्लेट्यू, मालवा के पठार का विस्तार माने जाते हैं ये चारों एरिया, और तो वो ये पठारी एरिया का ही भाग है। खैर ये प्रश्न पूछा जाए कि इन सभी 6 भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तब भी आप इसी को लगाएंगे नंबर 4 को, है ना, क्योंकि वो दिख भी रहा है। यद्यपि शब्द यहां लगा हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान, लेकिन वो विशाल नहीं है ना, विशाल है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है। उसको विशाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी कंट्री के पास इतना बड़ा प्लेन एरिया नहीं है जितना बड़ा प्लेन एरिया इंडिया के पास है,
और इंडिया की ये एक स्ट्रांगनेस है, एक मजबूती है कि हम इतना बड़ा प्लेन एरिया रखते हैं। उसी वही कारण है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मामले में और डेयरी प्रोडक्ट के मामले में इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे पहला देश माना जाता है कुछ फसलों के मामले। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मैदान एरिया। खैर, 4 नंबर 5 तटीय मैदान। तटीय मैदान में 5 नंबर में देखो 2 जगह है 5 नंबर का विस्तार, है ना, एक यहां और एक यहां। इसका मतलब पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश और पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश। जब अपन तटीय मैदानी भाग पढ़ेंगे तब हम 2 सेक्शन में इसको पढ़ेंगे, एक पश्चिम के रूप में एक पूर्व के रूप में, है ना, पश्चिमी घाट के इस साइड और पूर्वी घाट के इस साइड। ठीक है, एक और है भारत के द्वीप समूह यानी 6 नंबर, तो ये इस एरिया को पढ़ना है और इस एरिया को पढ़ना है। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप, है ना, और इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे तब हम कवर कर पाएंगे 6 नंबर पॉइंट को, भारत के द्वीप समूह। और एक एक द्वीप में देखेंगे 6 क्यों नाम लिखे, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी, और इस तरह लिखा है वो ऐसे ही लिखना है ना, अपन अपने हिसाब से बदलना नहीं है, क्योंकि वो रीजन है कुछ न कुछ, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। नंबर 2 उत्तरी भारत का विशाल मैदान। 3 भारतीय मरुस्थल। 4 प्रायद्वीपीय पठार। 5 तटीय मैदान। 6 भारत के द्वीप समूह। ठीक है, नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। और उसमें लिखेंगे सामान्य परिचय। ठीक, अब थोड़ा ध्यान नहीं देना है ना, पर एक बार लिख के खत्म करें तब फिर अपने समझता है ना, सामान्य परिचय में कुछ नहीं चीजों को समझना है ताकि पूरा फिर वो हिमालय समझ में आ जाए। ये लिख गया यहां तक, अब जाना देख। अगर अपन इस तरह इंडिया की बात करें तो भाई भौगोलिक हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था कि इंडियन प्लेट अफ्रीका से अलग हुई, इथियोपिया वाले एरिया से, मेडागास्कर और इथियोपिया वाले एरिया से अलग हुई। अलग होने के बाद उसने उत्तर की ओर जर्नी स्टार्ट की। बीच में एक रियूनियन नामक हॉटस्पॉट था, वो रियूनियन हॉटस्पॉट से लावा जमा हो गया, लावा जमा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया। फिर ये उत्तर की ओर जब ये प्लेट गति कर रही है तब ऊपर से एक और प्लेट, यूरेशियन प्लेट आ रही है, जिसके बीच में तैतीस सागर भरा हुआ है। अब जैसे अभी ये प्लेट एक दूसरे से टच नहीं हुई, उससे पहले ही तैतीस सागर का जो मलबा था उसमें बलन पड़ा, फोल्ड हुआ वो, और फोल्ड होने के बाद वो क्रम से ऊपर उठने लगा, क्योंकि स्पेस कम हुआ, स्पेस कम हुआ, ऊपर उठने लगा। और ऊपर उठ के जब ये प्लेटें एक दूसरे से मिली तब तक वो मलबा पूरा इन दोनों प्लेटों के जो जॉइंट पॉइंट था उसके ऊपर इकट्ठा हो गया काफी ऊंचाई तक। इससे हिमालय का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। ठीक है, अब देखो यहां से ये यूरेशियन प्लेट, ऊपर से ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, जब ये प्लेट एक दूसरे से मर्ज हुई तब क्या हुआ कि यहां, अब ध्यान देंगे ले, इस तरह से ये प्लेट इस तरह से है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये इंडियन प्लेट, ये ऊपर की ओर गति कर रही है और ये नीचे की ओर गति कर रही है, और ये बीच में भरा हुआ है तैतीस। अभी ये प्लेट एक दूसरे से मिली नहीं। उससे पहले क्या हुआ कि इन स्थानों पर यहां
यहाँ एक हिल्स थी जिसका नाम था अरावली हिल्स, ठीक है, और यहाँ एक और हिल्स थी जिनका नाम था आसाम हिल्स, आसाम की पहाड़ियां या आसाम हिल्स, और यहाँ अरावली की पहाड़ियां। अब क्या हुआ कि तैतीस सागर के बीच में जो मलबा भरा हुआ था, वो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टच हो गई, एक दूसरे से टच हो गई यहाँ दोनों प्लेटें, तब वो पूरा का पूरा मलबा कहाँ गया, ऊपर इकट्ठा हो गया। ठीक, अब फिर भी प्लेटों में अभी गति चल रही है। अब जब प्लेटों में गति होगी तब जो टेंसाइल फोर्स लगेगा, जो दबाव का जो बल लगेगा, वो बल इस प्लेट को यहां से आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि यहाँ अरावली हिल्स है जो कि स्ट्रांग, यहाँ आसाम हिल्स है, यहां से ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन ये एरिया तो बढ़ सकता है ना, ये एरिया बढ़ सकता है, तो क्या होगा ध्यान दो, अब ये यहां से कुछ इस तरह होगा कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए भाई। यहां से इसको अरावली ने इधर नहीं बढ़ने दिया, आसाम हिल्स ने इधर नहीं बढ़ने दिया, लेकिन बीच में कुछ था नहीं, और ऊपर से यूरेशियन प्लेट का प्रेशर आ रहा था, तो वो क्या है कि इधर की जो साइट है, इधर की जो साइट है वो साइट हो गई उत्तल, और इधर की जो साइट है वो हो गई अवतल। और अब यहां अरावली हो गया, यहां कुछ था नहीं, यहां कुछ नहीं था, तो इस प्लेट ने इस हिमालय को ऐसे इधर कर दिया। यहां आसाम हिल्स है लेकिन यहां कुछ है नहीं, यहां कुछ है नहीं, तो इस हिमालय को इसने इस तरह से कर दिया, और इस तरह हिमालय की जो संरचना बनी, और वो संरचना कहलाई हेयर पिन बैंड संरचना। मतलब बालों में जो पिन लगाई जाती है ना, जो इसमें ब्लैक कलर का जो कांटा आता है ना, ऐसे ऐसा जो कांटा आता है ना, उस तरह की ये संरचना बनी। संरचना बनने का कारण था अरावली की हिल्स का होना और आसाम हिल्स का होना। तो यहां से दो तीन बातें तो अपन ने समझ में आई कि हिमालय की एक तो संरचना कैसी है, तो हिमालय की हेयर पिन बेंड की संरचना है। दूसरी बात यह समझ में आई, भारत की ओर हिमालय की आकृति कैसी है, उत्तल है, और तिब्बत की ओर भारत की आकृति कैसी है, अवतल है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो देख। अच्छा, इधर अरावली की वजह से हिमालय का एक्सटेंशन विस्तार इस साइड में हो गया, और इस साइड में तीन पर्वत श्रेणियां बनी यहां, जिनका विस्तार पाकिस्तान में चला गया, और उनका नाम था हिंदुकुश, हिंदुकुश, सुलेमान और किरथार। हिंदुकुश रेंज, सुलेमान रेंज और किरथार रेंज, ये तीनों पर्वत श्रेणियां पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई, और इनको पाकिस्तान में भेजने का जो कार्य किया है ना, वो इस अरावली हिल्स ने किया। अरावली इज द हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट का मतलब होता है कब्जा का लगा दिया यहाँ इसने, अरावली ने, और इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो फिर साइडन में तो बढ़ेगा, तो वो साइडों में चला गया, साइडों में इधर तो गया, वो इंडिया में आ गया, इधर चला गया, वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, सेम ऐसा ही यहाँ आसाम हिल्स ने किया था। आसाम हिल्स ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो ये एरिया इधर चला गया। अब इधर कोई अगर ये एरिया जाएगा तो क्या होगा कि इसकी कुछ पर्वत श्रेणियों का विस्तार हो जाएगा चाइना में, और चाइना में चला गया, उनका नाम है तियानसान, तियानसान, अल्ताईसान और कुल्लुनसान। बोलो, नाम सुनो होगा, सुनो ना सुनो, सुनो। जब अपन ने चाइना को पढ़ा था, चाइना जी के पढ़ी है हमने, तब हमने इन तीन पर्वत श्रेणियों को इंडिया की तरफ, अच्छा चाइना, ध्यान करें ना, चाइना में पूर्वी एरिया रिच है ना, चाइना का पूर्वी एरिया रिच है, और जबकि उसका पश्चिमी एरिया एकदम से घटिया एरिया है, और उइगुर जो मुसलमान रह रहे हैं ना, वो पश्चिमी एरिया में रहे, इसलिए वो परेशान है। तिब्बती क्यों चाइना से दूर हो गए, क्योंकि पश्चिमी एरिया का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो वो ज्योग्राफिकली मतलब इतना ऐसा प्रदेश है कि वहां डेवलपमेंट होना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पर्वत श्रेणियां, बेसिन, पठार और मरुस्थल, जितनी हार्श कंडीशन ज्योग्राफिकल होती है, वो सभी चाइना के पश्चिमी एरिया में, और पश्चिमी एरिया इंडिया से टच में है कि नहीं। अब इंडिया से टच में है तो फिर हिमालय का विस्तार चाइना के उस एरिया में होगा जो इंडिया के टच में है। तो हिमालय का विस्तार चाइना के पश्चिमी एरिया में हुआ, और तीन पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में तियानसान, अल्ताईसान और कुल्लुनसान। ठीक है, उसके बाद यहां से शुरू होता है म्यांमार। तो अब हिमालय ऐसा तो नहीं है कि भाई हिमालय अब म्यांमार आ गया, अब हम तो मुड़ जाओगे, नहीं, ऐसा तो नहीं। मतलब प्राकृतिक चीजें राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती है, और बच्चा एक प्रकृति की देन होता है ना। बच्चा कहता है ना, बच्चा मतलब घूम रहा हुआ भाई का पता होगा, पड़ोसी से भाई बहुत जबरदस्त लड़ाई है चुकी है ना, वो तो भाई खेल तो बालक नहीं जा सकता है ना, क्योंकि वो भगवान का रूप है, और भगवान
पर सबका अधिकार है ना, वो प्राकृतिक है, साझा है। तो फिर वो बच्चा जो कहेगा यार ये बच्चा है, चलो कोई बात ना, छोड़ो, है? तो ये हिमालय है, चलो कोई बात ना, चाइना में चला गया, थोड़ा सा म्यांमार में, म्यांमार में इसकी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अराकान योमा, है ना, अराकान योमा, ये पर्वत श्रृंखला हिमालय की चली गई म्यांमार में। तो चाइना में यांशान, अल्ताईशान, कुनलुन, पाकिस्तान में हिंदू कुश, सुलेमान और किरथार, और म्यांमार में अराकान योमा। ठीक है, फिर भी उसके बाद भी हिमालय रुका नहीं और वो बंगाल की खाड़ी में भी चला गया। लेकिन बंगाल की खाड़ी में चूंकि पानी भर गया, पानी भर गया तो हिमालय दिखता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ एरिया जरूर दिखती, जहां जहां हिमालय की अधिक ऊंचाई है पानी की तुलना में, वो एरिया अपन को यहां दिखती है बंगाल की खाड़ी में, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, द्वीप। और हिमालय में कुछ ज्वालामुखी भी हैं, उन ज्वालामुखियों की वजह से ये हिमालय बढ़ रहा है। ज्वालामुखी फटेगा, लावा निकलेगा, लावा जमेगा, तो वो ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो वहां द्वीप बनेंगे। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का निर्माण हुआ है। और शायद आपको ध्यान हो तो बैरन और नारकोंडम, है ना, दो ज्वालामुखी हैं यहाँ अंडमान एंड निकोबार में, और उनकी वजह से यहाँ द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हैं वो या तो हिमालय का विस्तार है या ज्वालामुखी पर्वत है। ये दो तरह से बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का निर्माण हुआ है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इस तरह से निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर अपन यहां देखेंगे ना तो यहां कोई हिमालय वाले नहीं है, द्वीप तो इधर भी है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, दमन एंड दीप, दादरा नगर, मतलब इस एरिया। ये द्वीप किस तरह बने हैं, तो ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं, इसलिए अरब सागर के जो द्वीप है उनको प्रवाल द्वीप कहा जाता है, और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है उनको हिमालयन द्वीप या ज्वालामुखी पर्वत से बने द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से दो तीन चीजें पता चली, पाकिस्तान में पर्वत श्रृंखला है, चाइना में पर्वत श्रृंखला है, म्यांमार में पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की आकृति, हिमालय उत्तल आकृति में है भारत की ओर से, और अवतल आकृति में है तिब्बत की ओर से। ठीक है, हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ है, टेथिस सागर के अवशेष एवं यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अभी बातें तो और भी है, कौन कौन सी एक और देखने चलो, क्या मैंने कुछ चीजें ने लिख लिया पर सामान्य परिचय में, कुछ चीजों को लिख लेते हैं तो फिर आप हटाएंगे और चीजें समझेंगे। देखें, हिमालय का निर्माण सामान्य परिचय में फर्स्ट पॉइंट, हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवशेष, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवशेष व यूरेशियन प्लेट, टेथिस सागर के अवशेष व यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट की टक्कर के कारण हुआ है। यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट की टक्कर के कारण हुआ है। इंडियन प्लेट की टक्कर के कारण हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट, हिमालय की आकृति हेयर पिन बैंड, ये लिखा हुआ है, हिमालय की आकृति हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड, अब जाके हिंदी बनाना बड़ा मुश्किल है ना, ऐसे लिख ले, हेयर पिन बैंड की तरह है। हाँ, बालों का कांटा का बैंड है, हेयर पिन बैंड की तरह है, जो जो भारत की ओर से उत्तल, उत्तल और अवतल में कंफ्यूज तो नहीं होंगे, जो भारत की ओर से उत्तल व तिब्बत की ओर से अवतल है। उत्तल व तिब्बत की ओर से अवतल है। ठीक है, उत्तल अवतल में कोई कंफ्यूजन नहीं, एक 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 2 मिनट में देख लें फटाफट।
अच्छा जी, उत्तल है क्या अवतल है? अच्छा जी, पहचान लेते हैं इसमें। मतलब अच्छा अच्छा, उत्तर ये चलो एक बार दोबारा बताइए। एक तो ये है ना, उत्तल ए और बी। ए और बी में कौन सा उत्तल है? बी। दोनों ही उत्तल है ना? ध्यान रखें, दोनों ही उत्तल। देखो, उत्तल होने का मतलब होता है वो एक एक जगह सेंटर में लाया है किरणों को, है ना। और इसकी आकृति कुछ इस तरह से ही है कि अगर कोई किरण इस पर गिरेगी ना तो वो सेंटर की तरफ ही आएगी। ठीक है। अवतल क्या होता है? जो किरणों को फैला दे, अपसारी लेंस बोलते हैं इसको। अब इसकी आकृति देखो, इसकी आकृति बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप किरण डालोगे ना तो वो इधर ही जाएगी, क्योंकि इसका झुकाव इस साइड में है ना। तो इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। छोड़े, या इधर नहीं अपन को जाना है ना। ये लेंस की बात है ना। लेंस लेंस में अगर हम देखें तो ये लेंस उत्तल माना जाता है और ये लेंस अवतल माना जाता है ना। तो ये जो अंदर की तरफ जो दोषी साइट है वो अवतल को प्रदर्शित करती है, और बाहर की ओर जो उभरी साइट है वो उत्तल को प्रदर्शित करती है। ये होता है लेंसों में। और दर्पणों में होता है अलग। जो किरणों को सेंट्रलाइज करते हैं वो उत्तल कहलाते हैं, अन्यथा वो अवतल नहीं। जो अवतल कहलाते हैं जो किरणों को सेंट्रलाइज करते हैं। तो आपने जो अभी जवाब दिया था ना, वो दोनों ही जवाब गलत थे। ये फैलाएंगे, और अगर ये फैलाएंगे तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक है। हाँ हाँ बोल। ये किरणों को एक जगह लेकर आएंगे, केंद्र की ओर लेकर आएंगे। केंद्र की ओर लेकर आएंगे तो ये अवतल है, अवतल दर्पण है। ठीक है। खैर, अभी अपन ये साइंस ना पढ़ रहे, जाना नहीं। नाच दिस जो अब तक समझ में ना आए, तक कहां आ जाए। खैर, ये उत्तल है भारत की ओर से और अवतल है तिब्बत की ओर से। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। हिमालय हिमालय का पाकिस्तान में विस्तार। हिमालय का अगला पॉइंट, हिमालय का पाकिस्तान में विस्तार हिंदुकुश सुलेमान। पाकिस्तान में विस्तार हिंदुकुश सुलेमान, हिंदुकुश सुलेमान व किरथार। हिंदुकुश सुलेमान व किरथार श्रेणियों के रूप में। हिंदुकुश सुलेमान व किरथार श्रेणियों के रूप में, श्रेणियों के रूप में चीन में विस्तार, चीन में विस्तार तियानसान, अल्ताईसान व कुल्लुनसान। शान चाइना में पर्वत, तियानसान, अल्ताईसान व कुल्लुनसान के रूप में तथा तथा म्यांमार में तियानसान, अल्ताईसान, कुल्लुनसान के रूप में तथा म्यांमार में अराकान योमा, म्यांमार में अराकान योमा के रूप में फैला हुआ है। अराकान योमा के रूप में फैला हुआ है। ठीक है। एक और पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, हिमालय का विस्तार है।
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार है, ठीक है। अभी इधर देखें। अच्छा, मैं अगर हिमालय का चित्र बनाऊं तो सबसे बेस्ट जो चित्र जो मतलब जिससे समझ में आ जाएगा वो इस तरह बनेगा, है ना। देखें ना, एक ही चित्र बना लेते हैं ना, एक ही चित्र में सब समझ में आ जाए। बतरा लो तो तुम बतरा लो, टाइम में लो। देखें, ये हिमालय का चित्र है ना, देखें ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, हिमालय नहीं है ये, पर हिमालय से पार की पर्वत चोटियां है, पार हिमालय। ध्यान दो, ये तीन हिमालय के उत्तर में तीन पर्वत श्रेणियां हैं जो हिमालय का भाग नहीं है लेकिन हिमालय के पार स्थित है, तो उसको हम बोल रहे हैं ट्रांस हिमालय। बेहद कठोर पर्वत श्रेणियां हैं और इनका निर्माण जो तैतीस सागर का जो मलबा था ना उससे हुआ है। और ये एक काराकोरम, एक लद्दाख, एक जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, है ना। ये चार पर्वत श्रेणियां जो है, कैलाश पर्वत श्रेणी वो तो चाइना में ही है, लेकिन भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसी क्रम में ये तीनों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। इस साइड में अगर हम बात करें, ये एरिया है पाकिस्तान वाला एरिया है, ये एरिया चाइना वाला है, ये म्यांमार है और ये अंडमान निकोबार है ना, बाकी इंडिया है, ठीक है। अब देखें, ये तीन जो पर्वत श्रेणियां है ना, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हिमालय कहते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी है वो कहलाती है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है। तीन पर्वत श्रेणियों में है, ये पहली बृहद हिमालय, दूसरी वाली जो पर्वत श्रेणी है वो बीच बीच में ब्रेक है इसमें। पहली वाली पर्वत श्रेणी बहुत ऊंचाई पर स्थित है और बीच में कोई ब्रेक नहीं है, टोटली कंटिन्यूअस। ऊपर इधर इस साइड में जो भी जल होगा वो पानी इधर नहीं आ सकता, इधर का पानी उधर नहीं जा सकता, यानी जल विभाजक के रूप में ये कार्य करती है। लेकिन जो बीच वाली जो पर्वत श्रेणी है ये ब्रेक है, इसमें कई है, पीर पंजाल, धौलार, महाभारत रेंज, है ना, इस तरह से अलग अलग पर्वत श्रेणियों में है ये वाली बीच वाली। ये इसको कहते हैं लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या था, ध्यान देंगे ने, यूरेशियन प्लेट ऊपर थे या इंडियन प्लेट इधर से गई। अभी ये मिली ना बातें, पहले समुद्र के अंदर 33 सागर में जो मलबा था वो ऊपर आ गया और ऊपर आ गया और उसने एक पर्वत श्रेणियों का निर्माण कर दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर और ये ब्रेक थोड़ा टाइम ब्रेक रहा। ब्रेक रहने के बाद फिर से जब प्लेटों में गति हुई तब यूरेशियन प्लेट होल्ड हुई और पहली पर्वत चोटी बनी जिसका नाम था बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि हमेशा बर्फ जमा रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं, जो बर्फ से ढका हुआ है हिमाद्री, और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर गैप लगा और गैप लगने के बाद कुछ टाइम बाद फिर से प्लेटों में गति हुई, फिर से प्लेटों में गति हुई तो फिर से यूरेशियन प्लेट होल्ड हुई और दूसरा बना लघु हिमालय। तो एक बन गया ट्रांस हिमालय, फिर टाइम का गैप लग गया, फिर दूसरा बन गया बृहद हिमालय, उसके बाद टाइम का गैप लगा, फिर लघु हिमालय बन गया। अब क्या हुआ, शिवालिक का निर्माण नहीं हुआ, अब हुआ कि जो लघु हिमालय और जो बृहद हिमालय थे उन पर ग्लेशियर्स बने, ग्लेशियर से रिवर्स बनी और फिर वो रिवर्स ने आके लघु हिमालय के तलेटी में बहुत सारा मलबा छोड़ दिया
उधर फिर क्या हुआ कि इंडियन प्लेट का टेंसाइल फोर्स लगा, धक्का लगा इंडियन प्लेट का, तो वो जो मलबा जो जमा किया हुआ था ना, वो पूरा का पूरा मलबा ऊपर उठ गया और उसकी वजह से यहां एक और पर्वत श्रेणी बन गई जो इनके मलबे से बनी है और इसका नाम है शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक श्रेणी, जो पूर्णतः कंटिन्यूअस नहीं है, केवल उसका विस्तार यहां तक है। आगे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय पढ़ेंगे ना, उत्तर पूर्व हिमालय पढ़ेंगे, तो वहां शिवालिक श्रेणी आपको नहीं मिलेगी। खैर, इस चीज से दो तीन बातें क्लियर हो रही। पहली, हिमालय की चौड़ाई भाई टोटल, अगर अपन यहां से यहां ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये नंदा देवी, नंदा देवी, और ये जो पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ये क्वेश्चन था RAS प्री 2023। नामचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश है ना। ये नंदा देवी से नामचा बरवा तक, ये जो पूरी लेंथ है ना, इतनी जो लेंथ है, ये 2500 किलोमीटर की लेंथ। तो हिमालय का विस्तार इंडिया में 2500 किलोमीटर तक है। एक बात, अब बात करें चौड़ाई की। चौड़ाई अगर हम पश्चिम से, भाई इस साइड का हिमालय पश्चिमी हिमालय हुआ, इस साइड का हिमालय पूर्वी हिमालय हुआ। अगर हम पश्चिम से चले पूर्व की ओर, तो हिमालय की चौड़ाई में क्रमशः कमी देखी जाती है। पश्चिमी हिमालय अधिक चौड़ा है पूर्वी हिमालय की तुलना में। दो बातें, टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर, इधर चौड़ाई का भी अपने पास डेटा है, 400 किलोमीटर की यहां बताई गई है और 160 किलोमीटर की यहां बताई गई है ना। इतना अंतर आता है, इधर अधिक चौड़ाई है, उधर कम चौड़ाई है। ठीक है। तीसरी बात, ऊंचाई की अगर हम बात करें, हिमालय की ऊंचाई की बात करें, तो अगर हम पश्चिम से चले पूर्व की ओर, तो हिमालय की चौड़ाई में तो कमी आती है, लेकिन ऊंचाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जितनी बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो पर्वत चोटियां इस एरिया में ही स्थित है। K2 और गॉडविन ऑस्ट्रिन जो है वो मतलब सर्वोच्च चोटी है, बल्कि दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वो काराकोरम श्रेणी में है। तो हिमालय में जो ऊंची चोटियां हैं, वो ऊंची चोटियां बृहद हिमालय की चोटियां हैं और पूर्वी हिमालय में स्थित है, क्योंकि तो पश्चिमी हिमालय की जो ऊंचाई है वो क्या है, कम है। ठीक है। कौन कौन सी चीजें पता पड़ी जाती, ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है, और शिवालिक श्रेणी क्या है ना। तो यहां से क्या डायग्राम बना सकते हो तुम, बना लेंगे, ठीक बनाओ। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, पर पहले ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, फिर बृहद हिमालय पढ़ेंगे, फिर लघु हिमालय पढ़ेंगे। अभी तो अपन थोड़ा सा क्या एंट्री कर रहे हैं। हाँ, काराकोरम लद्दाख और काराकोरम पर्वत नहीं, काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला है, कई पर्वतों की एक सीरीज है काराकोरम। ये श्रेणी है, 3 श्रेणी है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ऐसे चक्कर से तो रहा है तो मनु, बस मैं देखते रहेंगे, वो चीजें समझ में आ जाएंगे ना, बाद में समझ में आ जाएंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपन। कुछ चीजों का ध्यान रखना है बनाते समय, जैसे ये 3 बनाई है तो 3 ही बनाई है ना, हिमालय की 4 श्रेणी मत कर दी। टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर ऐसी चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय का पूर्व में सबसे लास्ट पॉइंट नामचा बरवा। हिमालय का विस्तार है नंदा देवी से नामचा बरवा तक, 2500 किलोमीटर एरिया में। बनेगा।
ठीक है। अभी हिमालय के बारे में थोड़ी सी समझ अपनी बन गई है क्या है, वो कुछ फैक्ट है, मैं फैक्ट और तैयार कर लेंगे, हो जाए। नंदा देवी जम्मू कश्मीर। हो गया। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, परा हिमालय, पार हिमालय, कुछ भी लिखा मिल जाए आपको ना, वो एक ही बात। अभी हटा रहा हूं भाई मैं, क्या देखा था, इधर देखेंगे ट्रांस, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालय, ठीक है, और उत्तर पूर्व हिमालय, तीन सेक्शन में अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, ट्रांस हिमालय, हिमालय और उत्तर पूर्व हिमालय, ठीक है। ये जो हिमालय ना, ये है अपना ये वाला भाग जो नंदा देवी से है नामचा परवा तक, है ना, नामचा परवा तक। फिर ये वाला भाग कौन सा, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय यहां से जो मर्ज हुआ है, ये पर्वत श्रेणियां यहाँ है ना, त्रिपुरा की, मिजोरम की, मणिपुर की, नागालैंड की, है ना, वो वगैरह, ये पर्वत श्रेणियां वो सब आएंगी नॉर्थ ईस्ट हिमालय में ना। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो भी इसी सेक्शन का। खैर, फिर ट्रांस हिमालय कौन सा हो, इस हिमालय से उत्तर में, मतलब हिमालय के उत्तर में जो स्थित है तीन पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास, ठीक है, ये हुआ ट्रांस। ये जो हिमालय है ना, ये वाला हिमालय कौन सा वाला, पता चल रही है, हाँ? ठीक है, अब पता क्यों नहीं चलेगी, ऐसे क्या हुआ है वो, हाँ? ये तो वैसे मैंने मजाक में कही है, जैसे मतलब क्या पता चलेगा, पता क्यों नहीं पड़ेगा, पूरा समझ में ही आ रहा होगा। मैं झूठी कह रही हूँ, आ रहा हूँ समझ। बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो ये तो हुआ ट्रांस हिमालय, अपने तीन पर्वत श्रेणियां। ये जो हिमालय हुआ वो तीन पर्वत श्रेणियों में है, बृहद, लघु और शिवालिक, और बचा हुआ ये जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में जो फैला हुआ है वो है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, पहले हिमालय के बारे में एक स्पष्ट समझ बन जाए, फिर पढ़ने में तो 2 मिनट लगे, हाल पढ़ लेंगे। हाँ, ऐसे कैसे बना ले, हाँ जय बना ले, एक हल्का सा डायग्राम। अभी परिचय ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय तो समझ में आई है ना? पश्चिमी हिमालय जम्मू कश्मीर वाले साइड का, और अरुणाचल प्रदेश साइड का पूर्वी हिमालय। हाँ बोलो। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व हिमालय, हिमालय। अच्छा, हिमालय, ये पहले बात तो हम शब्द ही गलत लिख रहे हैं ना, इसको हिमालयाज लिखा जाता है ना, क्यों? क्योंकि हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन्स, बट इट इज द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, है ना, पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है हिमालय। अभी तो अपन 3 3 4 4 पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको हमेशा एस लगाकर ही लिखा जाता है, हिमालयाज।
हाँ हिंदी में तो बढ़िया है, माँ में एफ लगाई की जरूरत ही ना। हाँ का हाँ काराकोरम लद्दाख और जास्कर काय में ट्रांस में। हाँ ट्रांस हिमालय की। नॉर्थ ईस्ट हिमालय में नागालैंड की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, है ना, इन इन चीज अबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है, गारो खासी जयंतियां मेघालय में है। ये सभी पर्वत श्रेणियों का जो ग्रुप है ना वो नॉर्थ ईस्ट हिमालय। अभी पढ़ेंगे एक एक करके ना, फिलहाल बस इतना बात समझ में आएगा। हिमालय का डिवाइडेशन किस तरह करेंगे, एक तो चला गया हिमालय से पार्ट ट्रांस हिमालय। हिमालय जो है वो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बृहद, लघु और शिवालिक। और नॉर्थ ईस्ट हिमालय उत्तर पूर्व भारत में जो फैला है वो नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ठीक है, अभी ये एक एक स्लाइड और देख लें, और इस स्लाइड में अपन ने जो पढ़ा है उसको एक बार रिसर्च कर लेते हैं ना। पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय का एक तुलनात्मक स्टडी देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है, और ये सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक स्थित है। मतलब सिक्किम को अगर हम बेसलाइन माने तो सिक्किम से उस साइड का एरिया पूर्वी है और इस साइड का एरिया पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी हिमालय क्योंकि पछुआ विक्षोभ आपने पढ़ा होगा, भूमध्य सागर से जो होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वो उत्तर भारत में वर्षा करते हैं। अब उत्तर भारत में कौन सा एरिया आया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला एरिया। इसी एरिया में वर्षा करेंगे पश्चिमी विक्षोभ, और इसमें हिमालय का कौन सा सेक्शन स्थित है, पश्चिमी सेक्शन है। तो पश्चिमी सेक्शन वर्षा प्राप्त करता है कहां से, पश्चिमी विक्षोभों से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ये किससे वर्षा प्राप्त करेगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों में से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ध्यान दो कितनी बढ़िया बात लिखी, पश्चिमी हिमालय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पूर्वी हिमालय दक्षिण पश्चिम से जो मानसून उठेंगे उनसे वर्षा प्राप्त करेगा। और मौसम राम जो मेघालय वाला जो एरिया है ना, वो कौन से हिमालय में स्थित है, वो पूर्वी हिमालय में स्थित है, मेघालय में। तो मेघालय पूर्वी एरिया में स्थित है। ठीक है, अगला देखें, वर्षण की मात्रा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है। अब सोचो, ये तो बहुत कम वर्षा करेंगे भाई। मेन वर्षा भारत में 80% वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से ये एरिया वर्षा प्राप्त करता नहीं है। तो वर्षा प्राप्त कौन सा एरिया करता है, पूर्वी वाला एरिया करता है। अच्छा, पूर्वी वाला एरिया वर्षा प्राप्त क्यों कर लेता है, और ये एरिया पश्चिमी हिमालय क्यों नहीं प्राप्त कर पाता दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा, क्या कारण हो सकता है, मैं तुक्का मारा। ऊंचाई, ऊंचाई की अभी हमने जस्ट बात की थी कि ऊंचाई हिमालय की किस तरह से किधर को घट रही है। तो पश्चिम से अगर हम पूर्व की ओर जाए, पूर्वी हिमालय की ओर जाए, तो ऊंचाई बढ़ती चली जाती है ना। और भारत वर्षा क्यों प्राप्त करता है, भारत दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा क्यों प्राप्त करता है, उसका रीजन क्या अरावली है, नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून यूं उठेंगे, ऐसे ही तो उठेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा यही तो रहेगी। हाँ, अब अरावली इसके समांतर हो गया, तो ये वर्षा प्राप्त करता नहीं है भाई, अरावली रोक नहीं पाती है। तो अरावली के वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ भी वर्षा नहीं दे पाती, और राजस्थान पूरा सूखा एरिया रह जाता है। लेकिन हिमालय से टकराकर ये मानसून इस एरिया में तीव्र बारिश करते हैं। लेकिन ये जो बारिश की जो मात्रा है वो क्रमशः बढ़ती जाती है इधर की ओर। क्यों, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई इधर की ओर अधिक है, इधर की ओर अधिक है। तो इधर पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून उठे वो बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते, सब पूरे के पूरे यहां रोक लिए, और उत्तर पूर्व भारत में जोरदार बारिश। यहां चूंकि ऊंचाई कम है, मानसून पार कर गए, नहीं रोक पाए, तो यहां वर्षा नहीं हुई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो वर्षा अधिक प्राप्त करता है पूर्वी हिमालय। फिर पश्चिमी हिमालय वर्षा प्राप्त दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं करता, लेकिन एक और सिस्टम है इंडिया में, और वो सिस्टम है पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ, और उससे केवल उत्तर भारत वर्षा प्राप्त करता है। और उत्तर भारत का मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान का उत्तरी प्रदेश, है ना। ये एरिया पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त करता है। शायद आपको पता हो, भारत में 3 जगह से वर्षा प्राप्त की जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, और पश्चिमी विक्षोभों से।
पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा प्राप्त होती है वो उत्तर भारत करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है वो लगभग समस्त भारत करता है। उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा केवल और केवल आरएएस प्री 2023 का फिर क्वेश्चन है। ये 2-3 सेक्शन करते हैं बस। वो कौन कौन से? ये एरिया कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया और कर्नाटक का दक्षिण पूर्व भाग, ये 3 भाग वर्षा प्राप्त करते हैं। और सेम ये 3 ऑप्शन थे अभी इसी एग्जाम में, कल वाले एग्जाम में। गुजरात तो गलत आंसर में था, गुजरात लगाना नहीं था ना, जो सही आंसर में था उसमें ये 3 थे। अच्छा, फिर वो इस तरह सा 1 और 2 ऐसे ऑप्शन दिए थे, 1, 2 और 3। तो 1 में लिखा था आंध्रा, 2 में तमिलनाडु और 3 में कर्नाटक का दक्षिण पूर्व कर्नाटक और 4 में लिखा था गुजरात, है ना। और फिर इस तरह दिए थे 1 और 2, 2 और 3, 1। तो यहां जा रहा था फिर ये तीनों 1, 2 और 3। तो ये उत्तर पूर्व मानसून से शीतकाल में वर्षा प्राप्त करते हैं। खैर, अभी अपन पॉइंट पे आवे, यही पॉइंट पे आवे। देखें, वर्षा ज्यादा कौन सा हिमालय प्राप्त करता है, पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी, ठीक है। पूर्वी दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में कम पाई जाएगी, वर्षा है ना, जैव विविधता कहां त्यागी भैया जी। रिकॉर्ड में कहा बोल रहे हैं अपन, है भाई। वर्षा अधिक होगी तो उत्पादक अधिक होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीय उपभोक्ता होंगे, तृतीय होंगे, यानी अल्टीमेटली पूरी जैव विविधता वर्षा पर डिपेंड करेगी। वर्षा चूंकि है नहीं। खैर, यहाँ अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता हॉट स्पॉट भी स्थित है। शायद आपको ध्यान हो, 4 हॉट स्पॉट है इंडिया में, ध्यान तो होगा ना। बहुत बढ़िया आयो, प्रश्न भी था। हाँ? 4 हॉट स्पॉट है इंडिया में। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। अभी पेपर तो खूब भयो ना, तो दिना है गए और भूले गए, मतलब पढ़ लो भूले गए और पेपर अभी भयो ना, पेपर तक तो रख लेते। शाम को तो इतनी ऊर्जा आएगी तो मन में के पार ना है। 11, 12, 1 बजे तक डांस कर रहे हैं, 12 बजे तक। हाँ, कम है बात। सब सो रहे हैं, तुम डांस कर रहे, निशाचर है। अच्छा, ये 4 एरिया थे ना, ये हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय, ये म्यांमार वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदा जल डमरू मध्य या अंडमान निकोबार वाला एरिया। 4 हॉट स्पॉट थे इंडिया में जिनमें सर्वाधिक जैव विविधता। अगर इन 4 को क्रम से लगाए ना तो फर्स्ट नंबर पर अपन रखेंगे इसको, पश्चिमी घाट को, है ना। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता थी, ठीक है। जैव विविधता पूर्वी हिमालय में अधिक होनी चाहिए या पश्चिमी हिमालय में अधिक होनी चाहिए? तो पूर्वी हिमालय में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा ज्यादा है, इसीलिए पूर्वी हिमालय में एक हॉट स्पॉट भी स्थित है, ठीक। स्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा सोलाइन एवं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। इसका मतलब क्या? ये बहुत टेक्निकल वर्ड है ना। ये पॉइंट अभी छोड़ दें। याद है, गंगा, यमुना और सिंधु नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं और पूर्वी हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां तीस्ता और ब्रह्मपुत्र है। इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल आदि श्रेणियां हैं। और इसके हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई बोम, नागा पहाड़ियां, कंचनजंगा, कंचनजंगा, नामचा बरवा जैसी ऊंची चोटियां शामिल है। ठीक है, क्या पॉइंट है? और देखो, हिमरेखा स्नो लाइन का मतलब क्या होता है? समझी उन्हें? समझ में नहीं आवे तो कोई बात ना, कुछ फर्क नहीं पड़ जाओ। समझ में नहीं, मतलब ऐसा मत सोच रहे हो जिन्हें समझ में नहीं आया अब हाँ का हो, ऐसे नहीं सोचना है। देखें, ट्री लाइन और स्नो लाइन, 2 बात बताई जाने, स्नो लाइन एवं ट्री लाइन। स्नो लाइन का मतलब क्या है? एक ऐसी रेखा जहां से ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाए, वो हो गई स्नो लाइन। स्नो मतलब बर्फ की रेखा, यानी ऐसी लाइन जहां से ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाए। ट्री लाइन
एक ऐसी रेखा जहां से पेड़ उगना बंद हो जाए या चालू हो जाए, मतलब वो वनस्पति को विभाजित करे, ट्री लाइन। बर्फ को विभाजित करे, स्नो लाइन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसका यहाँ हिमालय हिमावरण, स्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा यानी स्नो लाइन एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ट्री लाइन यहां तक है और यहाँ ट्री लाइन कम है, स्नो लाइन यहां कम है, मतलब कम ऊंचाई के बाद ही बर्फ मिलना प्रारंभ हो जाती है, और यहाँ कम ऊंचाई, अधिक ऊंचाई से बर्फ मिलना शुरू होती है। ट्री लाइन भी काफी ऊंचाई तक है, मतलब बहुत से पेड़ ऊंचाई तक फैले हुए हैं, यहाँ उतनी ऊंचाई तक पेड़ नहीं फैले हुए हैं, या कम ऊंचाई तक पेड़ फैले हुए। यहाँ बर्फ अधिक जमा है, वहां उतनी बर्फ अधिक जमा नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर अपन हिमालय, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में देखें तो ये वाला जो सेक्शन है ना, और ये वाला सेक्शन, ये उच्च अक्षांश पर स्थित है और ये निम्न अक्षांश पर स्थित है। बोलो सही है या गलत है? हाँ कि नहीं है? अच्छा, 0 डिग्री लाइन इधर है, भारत के दक्षिण में 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री के अगर हम चले तो 0 डिग्री के पश्चिमी पूर्वी हिमालय निकट है, 0 डिग्री के निकट है, और ये 0 डिग्री के दूर है। टेम्परेचर कहां ज्यादा होगा? निकट में ज्यादा, यहां टेम्परेचर ज्यादा। अब यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर बर्फ कम जमा होगी ना, इसलिए बर्फ कम जमा है। यहां चूंकि टेम्परेचर कम है इसलिए यहां बर्फ ज्यादा जमा है, और बर्फ ज्यादा जमा है तो फिर जैव विविधता भी नहीं है। बर्फ ज्यादा जमा जाएगी तो जैव विविधता नहीं होगी, जैव विविधता नहीं है तो इसका मतलब ट्री लाइन कम है। ऐसी वो कई चीजें हैं, नहीं पर समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल ये देखेंगे वेजिटेशन पूर्वी हिमालय पर अधिक है पश्चिमी हिमालय की तुलना में, और बर्फ पश्चिमी हिमालय पर अधिक है पूर्वी हिमालय की तुलना में। क्लियर जी बात? ठीक, एक बार घर जाके जिन्हें देख लेंगे, है ना, और अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास कल ट्रांस हिमालय से, है ना। नहीं, थोड़ी छुट्टी है, मैं तो हिंदी सब की छुट्टी है अभी, नहीं आज अपने पर्याप्त है ना।